Hello everyone, I am Chinmay Jain, Chartered Accountant, Company Secretary. On the request of number of students about June 2020 amendments, मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम GST अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल होंगे जून 2020 के लिए उन सारे अमेंडमेंट्स की हम बात करेंगे। तो पहले अमेंडमेंट की जब बात करेंगे विल टॉक अबाउट लेवी और चार्जेबिलिटी ऑफ द GST। तो वी कम टू द फर्स्ट अमेंडमेंट। हम पहले अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला अमेंडमेंट है इट इज रिगार्डिंग विथ अल्कोहलिक लिकर। और यदि मैं अल्कोहलिक लिकर के बारे में मेरी बात करता हूं तो हमें कुछ पहले का याद आता है, बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि मैंने अल्कोहलिक लिकर को यदि सप्लाई किया, सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर, याद आ गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर। लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ कुछ और बात की जा रही है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो ए पर्सन या बी पर्सन जो अल्कोहलिक लिकर सेल करेगा, सेल करने के लिए उसे स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। तो यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है, बड़े ध्यान से देखना। स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस ग्रांट किया टू पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन में भी पार्टनरशिप हो, में भी कंपनी, और ये पर्सन स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, कंसिडरेशन देता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो भी अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दिया, तो यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है, दैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया तो उसके लिए ये दिया हुआ है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा, और ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। कुछ याद आया? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कुछ दिया था क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज है गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है। और उसी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, क्या सुनना बात ध्यान से। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। कौन? स्टेट गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस ग्रांट किया टू एनी पर्सन फॉर द सप्लाई ऑफ फर्दर अल्कोहलिक लिकर, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगेंस्ट कंसिडरेशन जो भी लाइसेंस ग्रांट किया गया, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। इट इज अ अमेंडमेंट नंबर 1 1 सितंबर 2019। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 2 जो है दैट इज अबाउट सिक्योरिटीज। दैट इज अबाउट सिक्योरिटीज। कंफ्यूजन आ जाता है, सर ये वर्ड कुछ याद आ रहा है। जब हमने जीएसटी की चार्जेबिलिटी पढ़ा था तो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही डेफिनेशन में दिया था क्या, ये सिक्योरिटीज ना ही गुड्स है और ना ही सर्विसेज है। सिक्योरिटीज कभी भी गुड्स तो है ही नहीं। यदि ए ने सिक्योरिटीज को बेचा वो कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन सर्विसेज में दिया था कि यदि कोई ब्रोकर यदि अरेंज करता है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उसी के रिगार्डिंग एक कंसेप्ट यहाँ पे आया, वो ये, यदि किसी पर्सन ने यदि कोई सिक्योरिटीज को लैंडिंग किया, नॉट डिस्पोजल, कोई भी शेयर्स, कोई भी सिक्योरिटीज यदि सप्लाई करता है, सेल करता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बड़े ध्यान से देखना, लैंडिंग। और लेंडिंग का कंसेप्ट सेबी के अंदर बहुत प्रॉपर्ली दिया हुआ है, जहाँ पे एक उधार देने वाला होता है, जहाँ पे बोल होता है। तो यदि एज पर द स्कीम सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997, यदि किसी भी लेंडर ने किसी बोर को जो भी सिक्योरिटीज को लैंड किया, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है। यदि आपने सिक्योरिटीज को सेल किया वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज को बेचना ना ही गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है।
लेकिन यदि किसी सप्लायर ने सिक्योरिटीज को उधार दिया एज पर द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द सेबी, जो भी रूल्स बने हुए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग यदि कोई लैंडर यदि सिक्योरिटीज को लैंड उधार करता है टू एनी बोर, तो दैट ये जीएसटी के लिए लाइबल है, ये सप्लायर सर्विसेज माना जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और है, वो ये कि कौन जीएसटी पे करेगा। रिवर चार्ज के अंदर जीएसटी पे किया जाएगा, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा दैट विल बी आईजीएसटी। तो ये अमेंडमेंट आपके रिवर चार्ज के अंदर भी कवर्ड होगा। ये कहाँ कवर्ड होगा? ये अपने आईजीएसटी के अंदर भी कवर्ड होगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3, CBIC circular dated 11th October 2019, वेरी इंटरेस्टिंग CBIC सर्कुलर। इसमें क्या कहा गया, यदि कोई डोनर डोनेट टू एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो यदि किसी डोनर ने डोनेट किया, पैसा दान दिया, 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख वॉट एवर अमाउंट, तो यदि मुकेश अंबानी ने किसी धार्मिक ट्रस्ट में, कोई रिलीजियस ट्रस्ट में, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में यदि 1 करोड़ का दान दिया किसी ट्रस्ट को, तो रिलीजियस ट्रस्ट उसकी ग्रेटिट्यूड, उसका आभार व्यक्त करते हुए, उसका रिस्पेक्ट करते हुए अपने रिलीजियस ट्रस्ट के बाहर उसका नाम लिखेगा, मुकेश अंबानी ने 1 करोड़ का दान दिया। तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट है? क्या 1 करोड़ मुकेश अंबानी ने डोनेशन था या एडवर्टाइजमेंट था? एडवर्टाइजमेंट नहीं था, दैट वाज अ डोनेशन, दान दिया, गिफ्ट दिया। तो यदि कोई पर्सन यदि कोई डोनेट करता है और उस डोनेट के अगेंस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ, नो नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, यदि आप उस पर्सन के नेम को अपने रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में मेंशन करते हो, तो दैट विल बी सप्लाई नहीं है, नॉट ए सप्लाई। वो सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। आप मंदिरों में जाते हो, आपने मंदिर में देखा होगा किसी पर्सन ने मूर्ति बनाने के लिए 3 करोड़ का अमाउंट दिया, तो आप उस मूर्ति के नीचे वो पर्सन अपना नाम मेंशन कर देता है, क्योंकि जब द रीजन बिहाइंड दैट, जिस पर्सन ने 3 करोड़ का अमाउंट दिया तो उसके ग्रेटिट्यूड के लिए मंदिर वाले उस मूर्ति के नीचे उस पर्सन का नाम लिखते हैं, ABC लल्लू ने, जो भी नेम है, तो ABC पर्सन ने 3 करोड़ का दान दिया, उसका नाम मेंशन किया, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट है? क्या ये प्रमोशन है? नो, इट इज जस्ट ग्रेटिट्यूड को और रेस्पेक्ट को कवर करने के लिए उसके नेम को मेंशन किया गया। तो यहाँ पे क्लियरली CBIC ने सर्कुलर दिया 11 अक्टूबर 2019 को कि ऐसी कोई भी डोनर के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है और उसके अगेंस्ट उसके नेम को मेंशन किया जाता है, ये सप्लाई का पार्ट नहीं है, और जब ये सप्लाई नहीं है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ वी कम टू द अनदर चैप्टर, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो भी एप्लीकेबल है, पुराने अमेंडमेंट है, क्योंकि 1 जुलाई से लेके हमें दिसंबर तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल करने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अभी अपन कवर कर लेते हैं। दैट इज रूल नंबर 32A 28 जून 2019। रूल नंबर 32A बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये कहता है केरल फ्लड सेस ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी केरल फ्लड सेज यदि कलेक्ट किया जाता है, तो रूल नंबर 32A के अंदर दिया गया कि जब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करोगे तो जितना भी केरल फ्लड सेज कलेक्ट किया, ये वैल्यू का पार्ट नहीं है, ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अमेंडमेंट इन द फॉर्म ऑफ CBIC सर्कुलर है, और CBIC सर्कुलर डेटेड 7 मार्च 2019। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS टाटा कंसल्टेंसी, कहो जागो सुनो, टाटा कंसल्टेंसी कहां से आ गया? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स,
सर जीएसटी में भी होता है, ये जीएसटी वाले की बात नहीं हो रही है, ये इनकम टैक्स वाले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में जो आपने टीसीएस कलेक्ट किया, तो इनकम टैक्स में जो टीसीएस कलेक्ट किया, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंट्रीम लेवी, नॉट ए टैक्स। क्योंकि हमें पता है जो भी टैक्सेस लगते हैं वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है, ओनली जीएसटी वाले टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। तो टीसीएस इनकम टैक्स है, एनी अदर टैक्सेस है, लेकिन ये टैक्सेस के फॉर्म में नहीं है, ये इंट्रीम लेवी है। तो जितना भी टीसीएस कलेक्ट किया गया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं है, ये टीसीएस कलेक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Now we come to the time of supply. Now we come to another amendment chapter related with the time of supply. Point number 1, first amendment in the time of supply. ऐसा लग रहा है हमने पहले पढ़ा था। Time of supply in the case of TDR, transferable development rights, FSI, floor space index, long term index for construction of residential commercial apartment. क्या है पहला अमेंडमेंट अपना? सही अमेंडमेंट का है सर, ये तो पहले ही पढ़ चुके थे अपन, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे ना। यस, टीडीआर, एफएसआई एंड लॉन्ग टर्म लीज वाले जो अमेंडमेंट्स ये हमने कवर्ड किए थे, नो वो अलग कंसेप्ट है। ये टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था इन रिवर्स चार्ज, जहाँ पे ये दिया गया था कि जो रेसिपिएंट है वो लायबल टू जीएसटी है। सर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टाइम ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई में क्या दिया हुआ है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, इस समय जीएसटी पे करना होगा। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? जीएसटी कब अराइज होगा? व्हेन जीएसटी इज लायबल टू पे। तो जीएसटी आपको कब पे करना पड़ेगा? जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जब पहली बार ऑक्यूपाई किया जा रहा है विच एवर इज अर्लियर, उस समय जीएसटी पे करना होगा। और ये कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ा था कि जीएसटी जो पे करना होगा वो सप्लायर को नहीं, जो रेसिपिएंट है उसे जीएसटी पे करना होगा। Yeah, now we come to the next chapter amendment, comparison scheme. Comparison scheme में इस बार ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है नोटिफाइड गुड्स के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर इनएलिजिबल है फॉर कंपैरिजन स्कीम, वो कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब तक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर जो नोटिफाइड गुड्स के अंदर जो 3 आइटम दिए हुए थे, अब इन्होंने एक आइटम और कवर किया है, दैट इज द एडिटेड वाटर। तो एडिटेड वाटर के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इनएलिजिबल होंगे, वो भी कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब हमारा एक कंफ्यूजन है, सर ये जो एडिटेड वाटर है इसमें क्या कवर होता है? सिंपल इजी लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो वी कैन से एडिटेड वाटर मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, सोडा वाटर, ये जो भी ड्रिंक्स होती है इनको अपन बोलते हैं एडिटेड वाटर। एडिटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट ये आया है कि नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये नया 4th आइटम ऐड हुआ है। अब तक 3 आइटम कवर थे लाइक आइसक्रीम, पान मसाला एंड टबेको जो भी सब्स्टिट्यूट थे वो कवर थे। अब इन्होंने एक आइटम और कवर कर लिया, दैट इज एडिटेड वाटर्स। तो जो भी एडिटेड वाटर्स है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, अब वो इनएलिजिबल है, कंपैरिजन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर, इट इज अ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया, दैट इज एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। ये रूल 36 सब रूल नंबर 4 क्या कहता है? दैट इज अनमेच्ड क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ आईटीसी अवेलेबल। इसको हम समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, देन बाद में हम क्या करेंगे, लैंग्वेज पेपर जनरली रीड कर लेंगे। फर्स्ट वी टेक एन एग्जांपल नंबर 1। आईटीसी चैप्टर वहाँ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अमेंडमेंट को कवर कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है जीएसटी या आईटीसी जब भी बात करो तो 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक है सप्लायर जो सप्लाई करता है, अनदर पर्सन इज अ रेसिपिएंट।
सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है और सप्लायर ने जितना भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम रेसिपिएंट। मैं तो जल्दी बोलो क्योंकि ये अपने पता है। तो सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है और जितना भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट और रेसिपिएंट यदि रजिस्टर्ड ए तो आईटीसी ले लेता है। ये हम ऑलरेडी आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है, मैं उस अमेंडमेंट के बारे में बात करनी है जो नए रूल के अंदर इंसर्ट है। रूल नंबर 36 अब रूल नंबर 4 आईटीसी लेने के लिए वही सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर जो 4 कंडीशंस है वो सारी कंडीशन आपको अभी भी फुलफिल करनी है। पहले भी आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी थी। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 4 कंडीशंस। एक ये जो नया रूल है रूल 36 अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, सुनो। आईटीसी लेना किसको है, रेसिपिएंट को। तो एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 1, सप्लायर ए ने बी रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किया और गुड्स का जो वैल्यू है दैट इज 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपीस का वैल्यू है और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है 18%। तो 4 लाख रुपीस पर 18% दैट इज अमाउंट टू रुपीज 72,000 रुपीज। तो ए सप्लायर ने बी रेसिपिएंट को सप्लाईज किया 4,72,000 रुपीज का गुड्स, राइट। ए ने 72,000 रुपीज गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। ए सप्लायर को एक फॉर्मेलिटी होती है क्या, उससे जिन जिन B2B ट्रांजैक्शंस होती है B2B, उन सारे B2B के लिए मैंडेटरी होता है क्या, अपनी सारी इनवॉइस अपलोड करनी होती है जीएसटीआर 1 के अंदर। ये जीएसटीआर 1 कहां से आया, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है कि आपको आउटवर्ड सप्लाईज की क्या करना होता है, डिटेल्स देनी होती है और जितनी भी इनवॉइसेस है उनको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे क्या किया होगा, सप्लायर ए ने जो भी 4 लाख रुपीस की जितनी भी इनवॉइसेस है सारी इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड करेगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 36 अब रूल नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि सप्लायर गवर्नमेंट को जितना इनवॉइस बताएगा उतने इनवॉइस का रेसिपिएंट को आईटीसी मिलना चाहिए। इट मीन्स हुआ क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ए सप्लायर ने टोटल 4 लाख का इनवॉइसेस था, 4 लाख रुपीस का इनवॉइसेस था, 4 लाख का माल दिया था। उन 4 लाख रुपीस में से 3 लाख की इनवॉइसेस को अपलोड करती अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर, लेकिन जो 1 लाख की जो इनवॉइसेस थी, कौन, ए सप्लायर ए ने जो 1 लाख रुपीस की जो इनवॉइसेस थी उसे अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया। तो नाउ गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट सेज दैट बी रेसिपिएंट जो 3 लाख का जो इनवॉइसेस है वो मैच होगा, राइट। तो 3 लाख का 18% 54,000 रुपीज का रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन जो 1 लाख रुपीज का जो 18% है 18,000 रुपीज उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू। लेकिन वो 18,000 का 20% नहीं होगा, बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,000 का 20% नहीं होगा, जो 20% जो रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो 20% विल बी ऑफ ITC available in respect of invoices have been uploaded by the supplier. Supplier A ने कितना इनवॉइस अपलोड किया, 3 लाख का। तो 6 लाख का 18% कितना हुआ, 54,000 रुपीज। तो 54,000 का 20% देखना पड़ेगा, दैट इज 10,800 रुपीज। तो 10,800 रेस्ट्रिक्टेड होगा। वैसे आपका कितना बन रहा था, 18,000, that will be restricted to 10,800। तो फाइनली जो आपको आईटीसी अवेलेबल मिलेगा दैट इज 64,800 रुपीज। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन से अपन ने सेम ही रखी है। यहाँ पे चेंजेस अपन ने जो किया है वो ये किया है कि सप्लायर ए ने पहले वाले एग्जांपल के अंदर 1 लाख रुपीस के इनवॉइस को अपलोड नहीं किया था, यहाँ पे सप्लायर ए ने 20,000 रुपीस का इनवॉइस अपलोड नहीं किया। इट मीन्स टोटल बिल है आपका, टोटल इनवॉइसेस है 4 लाख रुपीस की, तो 3,80,000 का आपने इनवॉइसेस अपलोड कर दिया एंड 20,000 रुपीस के आपने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किया। जितना इनवॉइसेस आपने अपलोड कर दिया वो मैचिंग हो रहा है, तो बी रेसिपिएंट को क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा। तो 3,80,000 पे 18% का जो आपने जीएसटी पे किया, दैट इज 68,400 रुपीस का आईटीसी मिलेगा। तो 68,400 पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दैट इज अ मैचिंग। अनमैच कितना हुआ, रेसिपिएंट बोलता मैंने माल खरीदा मैं आईटीसी लूंगा, लेकिन सप्लायर ने अपलोड किया ही नहीं, तो गवर्नमेंट के पास वो बिल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती मैचिंग। तो नहीं मैच होने पर भी हम आपको आईटीसी दे तो रहे, लेकिन दैट आईटीसी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 20%। लेकिन ये 20% किसका होगा, जितना आईटीसी अवेलेबल होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ
इनवॉइसेस हैव बीन अपलोडेड। तो 68,400 रुपीज का जो इनवॉइसेस अपलोडेड है उस पर जो आईटीसी अवेलेबल है 68,400 रुपीज। तो आपने 3,80,000 का इनवॉइस अपलोड किया जिस पर जीएसटी का अमाउंट है 68,400 का 20%, दैट इज 13,680। तो बहुत ज्यादा हो गया। आपको 20,000 का कितना परसेंट चाहिए था? 20%, सॉरी 20,000 का 18%। तो 20,000 पर जीएसटी कितना पे हुआ? दैट इज 18%, दैट इज 3,600। तो कैन नॉट एक्सीड 3,600। आई रिपीट, 2 पॉइंट है क्योंकि ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा यदि आपने लिमिट नहीं लगी। लिमिट तो है कि जितना आईटीसी अवेलेबल है उसका 20%, जितना आईटीसी अवेलेबल है, यहाँ पे आईटीसी कितना अवेलेबल था 68,400 का 20%, लेकिन 20% आपका ज्यादा है क्योंकि हमें दोनों को ही ऐड किया। 68,400 प्लस 13,680, ये आपका जो ओरिजिनल जो अमाउंट है 70,000 उससे ज्यादा आपको आईटीसी मिल गया। फिर गवर्नमेंट बोले पागल है क्या भैया, हम तो तेरे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तुम्हें आईटीसी ज्यादा मिल जाएगा। तो हमने बोला कि आईटीसी जितना ओरिजिनली आपको मिल रहा था, कितना मिल रहा था 20,000 पे, 20,000 पे आपको 3,600 का मिलना था, तो इससे एक्सीड नहीं करेगा। इट मींस यहाँ पे आपको पूरा आईटीसी आपको मिल जाएगा, दैट इज 72,000 रुपीज का। तो 72,000 का आपको आईटीसी मिल गया। वी टेक ए थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल के अंदर सप्लायर तो पूरा गंदा इंसान है, बेकार इंसान, लुच्चा नहीं। हो सकता है डेलिबरेटली किया हो सकता है बाय मिस्टेक भूल गया हो, जो भी रीजन हो। तो सप्लायर ए ने क्या किया? 4 लाख रुपीज पूरा ही बिल, मतलब जितना माल बेचा पूरे का ही बिल नहीं बताया। 4 लाख का इनवॉइसेस था, 4 लाख का ही बिल नहीं बताया। तो नाउ बी रेसिपिएंट मैचिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैचिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो पूरा आईटीसी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर ए के अंदर जितना मैच हो रहा है वो वाले पॉइंट के अंदर तो आप कवर्ड होंगे नहीं क्योंकि आपने इनवॉइस अपलोड किया ही नहीं। तो जितना इनवॉइसेस आपका अपलोडेड नहीं है, तो जितना आपका इनवॉइसेस अपलोडेड नहीं है वो कितना अमाउंट है? 4 लाख। 4 लाख पे जो जीएसटी आपका पेड है, हमें रेस्ट्रिक्ट कितना करना है? 20% आईटीसी अवेलेबल। यहाँ पे तो आपका आईटीसी अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि आपने इनवॉइस अपलोड किया ही नहीं सप्लायर ने। तो जो थर्ड एग्जांपल होगा, तो थर्ड एग्जांपल के अंदर देयर इज नो आईटीसी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, क्योंकि मैचिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैचिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और अनमैच के केस में जो 20% वो देखना पड़ता है वो उसका देखना पड़ता है जितना आईटीसी अवेलेबल है, और यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि देयर इज नो इनवॉइसेस हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। तो देयरफॉर जो बी रेसिपिएंट है देयर इज नो आईटीसी अवेलेबल। इससे हम वापस से सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके, कि यदि सप्लायर जी ने, भैया जी ने, सप्लायर जी ने यदि जो भी इनवॉइसेस हैं, यदि सारे इनवॉइसेस जो इनवॉइसेस हैं उन इनवॉइसेस को अपलोड कर दिया, तो जितना सप्लायर जी ने इनवॉइसेस को अपलोड किया रेसिपिएंट जी को आईटीसी पूरा मिलेगा, प्रोवाइडेड रूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन जितना सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किया उन इनवॉइसेस के लिए रेसिपिएंट का आईटीसी रेस्ट्रिक्ट होगा कितना? 20%। कितना? 20%। और ये 20% किसका लिया जाएगा? ऑफ दी एलिजिबल आईटीसी। और एलिजिबल आईटीसी क्या होगा? वो अपलोडेड इनवॉइसेस होंगे जो सप्लायर ने अपलोड कर दिया जीएसटीआर 1 में। However, the ITC so claimed cannot exceed the एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी जितना आपका मिल रहा था। ये however जो अपना एग्जांपल नंबर 2 था उसको एक्सप्लेन करता है। वैसे हमें समझ में आ गया, लेकिन एक बार वापस से तुम लोगों को लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वापस से जो पॉइंट नंबर 1 जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज में आया है पॉइंट, उसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। कंसेप्ट बड़ा इजी है, समझ में आ गया है। अनमैच्ड क्रेडिट, अनमैच किसको बोला है? 4 लाख का बिल, मतलब रेसिपिएंट 4 लाख का बिल दिखा रहा है लेकिन सप्लायर कितने का बिल दिखा रहा है? पहले एग्जांपल के अकॉर्डिंग 3 लाख का बिल दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया? अनमैच। तो अनमैच कितना हुआ? 3 लाख तो मैच हो गया, लेकिन 1 लाख रुपीज जो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया, तो जो सप्लायर ने 1 लाख रुपीज का जो इनवॉइस अपलोड नहीं किया उस पर जो जीएसटी का जो अमाउंट है
1 लाख का 18% दैट इज 18,000 रुपीज। तो 18,000 रुपीज का अनमैच्ड क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द ITC अवेलेबल इन GSTR 2A। सर GSTR 2A क्या, ये रिटर्न वाले चैप्टर में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि और सप्लायर को GSTR 1 फाइल करना पड़ता है और सप्लायर का जो GSTR 1 होता है वो रेसिपिएंट के लिए ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है ना GSTR 2A। ये पॉइंट नंबर 1 हमारा समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। देन वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर अमेंडमेंट दैट इज रिटर्न्स। तो अभी हमने ITC वाले चैप्टर के अमेंडमेंट पढ़े थे, अब हम आते हैं रिटर्न्स वाले। रिटर्न्स के अंदर बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, वी हैव टू कवर द 2 अमेंडमेंट्स। तो रिटर्न्स वाले चैप्टर के अंदर में 2 अमेंडमेंट्स कवर करने हैं। तो वी फर्स्ट कम टू द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के अंदर रूल 65 सब रूल 5 के अंदर कुछ पॉइंट कवर किया है। रूल नंबर 61 सब रूल नंबर 5 के अंदर पॉइंट कवर किया है। वो क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात बताता हूँ कि अब तक क्या है। 1 जुलाई 2019 ये क्यों आया, ये आना ही था क्योंकि प्रैक्टिकली जो रूल बनाए गए थे वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहे थे। 1 जुलाई 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए थे। सेक्शन 37 के अंदर आपको क्या करना होगा, GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स फाइल करना पड़ेगा। GSTR 2 के अंदर GSTR 2 में इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स रेसिपिएंट फाइल करेगा एंड देन GSTR 3 अर्थ सप्लायर्स को फाइल करनी पड़ेगी आउटवर्ड और इनवर्ड का कंबाइन। 1 जुलाई 2019 को ऐसा लॉ बनाया गया। अपन अमेंडमेंट की बात करें, सबको पता है GSTR 3 की जगह GSTR 3B थी। GSTR 3 इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, उसकी जगह कंसेप्ट बना दिया था गवर्नमेंट ने कि एवरी मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा। क्या फाइल करना पड़ेगा, GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा। और GSTR 3 वाला कंसेप्ट आया नहीं, तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट ये है कि जो GSTR 3B जो भी आपको फाइल किया जाएगा वही मान लिया जाएगा कि आपने GSTR 3 फाइल करना था सेक्शन 39। मीन्स हर पर्सन को सेक्शन 39 के अंदर जो GSTR 3 फाइल करना था वो GSTR 3 फाइल करने के लिए नहीं बोला। जो आप एवरी मंथ जो आप नॉर्मली फाइल करते भी हो GSTR 3B, वही GSTR 3B मान लिया जाएगा कि आपका GSTR 3 है। We come to the second important amendment in the written chapter. Section 44(1) Section 44 subsection 1 के अंदर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको क्या करना होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तुम लोगों को याद है एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट? हाँ सर याद है, 31 दिसंबर जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो भी आपका 31 दिसंबर है तब तक आपको क्या करना होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, राइट। सर फिर अमेंडमेंट क्या आया, अमेंडमेंट ये आया नन्हे मुन्ने स्मॉल टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 फाइनेंशियल ईयर 18-19 की यदि उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो बहुत अच्छा, कर दी तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन जिन टैक्स पेयर्स ने, जिन पर्सन ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। मींस एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करने पर प्रोविजंस दिया हुआ है जीएसटी के अंदर कि आपके ऊपर पीनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, पीनल इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जो भी पेनल्टीज के प्रोविजंस है और जो भी पीनल प्रोविजंस है वो प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे यदि आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं भी की तो मींस एनुअल रिटर्न फाइल कर दो, बहुत अच्छी बात। और यदि एनुअल रिटर्न फाइल नहीं भी करोगे तो भी आपको कोई पेनल्टीज के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, कोई पीनल इंटरेस्ट आपके ऊपर अप्लाइड नहीं होगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये उन्हीं पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और 2 फाइनेंशियल ईयर को कवर करता है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द रिफंड ऑफ जीएसटी। अब रिफंड ऑफ जीएसटी के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है और वो अमेंडमेंट क्या है, दैट इज द रूल नंबर 95A के रिगार्डिंग है। इन्होंने एक नया प्रोविजन रूल नंबर 95A इंसर्ट किया इन द रिफंड ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर्स के अंदर। ये क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, सीएस फाइनल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर 95A। थोड़ा सा तुम लोगों को
देख के समझ में आ रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे दैट इज अ रिटेल आउटलेट्स। तो ये कंसेप्ट क्या है, अपने डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं। यस, रिटेल आउटलेट्स इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिटेल आउटलेट्स इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने जो भी सप्लाईज ली फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। सर रजिस्टर्ड पर्सन क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया जब उन्होंने सप्लाई किया। किसको सप्लाई किया? रिटेल आउटलेट्स इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भी आपके रिटेल आउटलेट्स से, तो उन्होंने जितना भी सप्लाईज लिया होगा तो जीएसटी पेड लिया होगा ऑन द इनवर्ड सप्लाईज। और ये जो भी रिटेल आउटलेट्स है, ये रिटेल आउटलेट्स जो भी अपने इंटरनेशनल टूरिस्ट है आउटगोइंग, उनको क्या करते हैं? सप्लाईज करते हैं। और जो उनको सप्लाईज करते हैं उन पे जीएसटी नहीं पे करना होता। आई रिपीट अगेन, वापस से पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। ये पॉइंट इनके लिए एप्लीकेबल है। रिटेल आउटलेट्स, ये रिटेल आउटलेट्स का है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भी आपके रिटेल आउटलेट्स है, ये रिटेल आउटलेट्स ने जो सप्लाईज ली उन पर जीएसटी पे कर दिया। नाउ ये इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आउटगोइंग है उनको जो भी सप्लाईज करेंगे तो प्रोविजंस दिया हुआ है, उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है उनके ऊपर आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता। और इनवर्ड सप्लाईज पे आपने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया, तो एक तरह का बेनिफिट दिया गया रिटेल आउटलेट्स को। और बेनिफिट क्या है कि जब आउटवर्ड सप्लाईज पर जीएसटी नहीं पे करना और इनवर्ड सप्लाईज पे जो भी आपने जीएसटी पे किया वो जीएसटी का भी आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन द इनवर्ड सप्लाईज। या नाउ वी कम टू द कंडीशंस जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी रिफंड क्लेम करने के लिए। ये कंडीशंस अलग नहीं है, जो हमने डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट समझा था उसी को हम कंडीशंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार अपन रीड करते हैं, एक बार समझने का ट्राई करते हैं क्या दिया हुआ है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, ये हमें समझ में आ गया कि जो रिफंड जो मिल रहा है जीएसटी पेड का, किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? रिटेल आउटलेट इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द गुड्स वर रिसीव्ड बाय द रिटेल आउटलेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब ये कि रिटेल आउटलेट ने जो सप्लाईज ली गुड्स की अगेंस्ट द इनवॉइस, मतलब बिल होना चाहिए इसमें जीएसटी पेड। पॉइंट नंबर बी, द गुड्स वर सप्लाइड बाय द रिटेल आउटलेट टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज विदाउट चार्ज एनी टैक्स। हमने बोला था कि वो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जो भी सप्लाईज किसने किसको दी? रिटेल आउटलेट ने दी। हमने यहाँ बात भी की थी, रिटेल आउटलेट ने जो सप्लाईज की थी आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को, उन सप्लाईज के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं हुआ। थर्ड, ये कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है, जनरल पॉइंट है कि जब भी B2B होता है और जब जिन पर्सन को आईटी से लेना होता है तो वो जो भी इनवर्ड सप्लाईज वाले लोग होते हैं वो अपना नाम और जीएसटी नंबर सप्लायर को पहले ही बता देते हैं। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो नेम है और जीएसटी नंबर है किसका? रिटेल आउटलेट का, दैट विल बी मेंशन इन द इनवॉइस। जिसके आधार पे जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कौन हुआ यहाँ पे? दैट इज अ रिटेल आउटलेट वाला। वो क्या करेगा? वो जीएसटी का क्रेडिट लेगा, वो यूज होगा नहीं क्योंकि आपकी फर्दर सप्लाईज क्या है? क्या फर्दर सप्लाईज, उन पर जीएसटी चार्ज होगा नहीं। तो जितना भी आपका जीएसटी पेड है उसका आपको क्या होगा? रिफंड मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट में यही दिया हुआ है, जो भी आपकी रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड वो आपको क्या करना होगा? सेटिस्फाइड करनी होगी। और ये सारी कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। किनको रिफंड मिलेगा? दैट इज द रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। या अब अनदर पॉइंट, ये हमें समझ में आ गया कि रिटेल आउटलेट रिफंड क्लेम कर सकता है। रिफंड बिन मांगी नहीं मिलता कुछ। तो यदि रिफंड यदि आपको क्लेम करना है तो मांगना पड़ेगा ना भैया। इसका मतलब आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जीएसटी डिपार्टमेंट, और जीएसटी डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी जाती है ऑन द कॉमन पोर्टल। तो थ्रू कॉमन पोर्टल आप क्या करोगे? एप्लीकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को फाइल करोगे और जो एप्लीकेशन जो फाइल होगी दैट विल बी द फॉर्म नंबर जीएसटी आएगा रिफंड का आरएफडी। और कौन सा फॉर्म नंबर? दैट इज 10B। तो फॉर्म नंबर 10B दैट इज जीएसटी आरएफडी 10B के अंदर आपको क्या करना होगा? रिफंड क्लेम करना पड़ेगा थ्रू द कॉमन पोर्टल। या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो या एनी फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था, दैट वाज द आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो पॉइंट ये आता है सर, आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। टूरिस्ट मतलब जो परमानेंटली नहीं, टूरिस्ट अतिथि। तुम कब जाओगी? तो तुम जाओ जाओ जाओ, तुम कब जाओगी? टूरिस्ट।
तो इसका मतलब ये हुआ ए पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया हु एंटर्स इंडिया फॉर ए स्टे नॉट मोर देन 6 मंथ्स। ऐसा पर्सन जो इंडिया का रहने वाला नहीं है, जो इंडिया में एंटर करता है स्टे करने के लिए नॉट मोर देन 6 मंथ एनी लीगल पर्पजेज, जो भी लीगल पर्पजेज है, किसी भी लीगल पर्पज के लिए आ रहा हो लेकिन इंडिया में स्टे नहीं करता हो, नॉट मोर देन 6 months। नाउ पॉइंट नंबर 2, जनरल अमेंडमेंट है, नॉट मोर इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर फॉर्मेलिटी अपने को करनी है, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 है रिफंड ऑफ स्टेट टैक्स। क्या दिया हुआ है? द गवर्नमेंट may disburse the refund of state tax in the manner as may be prescribed. Now we come to the another chapter, amendments that is of reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism, हम जानते हैं जीएसटी के अंदर जब भी पार्टीज की बात करते हो, दो पार्टीज होती है, एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। जनरली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर या रेसिपिएंट? नॉर्मली सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, मतलब नॉर्मली सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। रिवर्स चार्ज का मतलब ये हुआ कि सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पे करेगा, जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। और इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स नए ऐड हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वन बाय वन अपन देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 थोड़ा सा अलग टाइप का अमेंडमेंट है, इसे 2 पॉइंट है, एंट्री 9 ए। यदि एक बार यदि आप एंट्री 9 को देखोगे तो आप एक बार कंफ्यूज होंगे सर इसमें अमेंडमेंट क्या है। पढ़ो, अब पढ़ के लगे सर ये तो पहले भी था। यदि जो ऑलरेडी आपके जो अमेंडमेंट जो नोट्स जो नॉर्मली आपने अब तक पढ़े, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये अमेंडमेंट क्लास है, तो यदि आपने पहले रिवर्स चार्ज यदि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर के अंदर आपने पॉइंट पहले भी पढ़ा था। उसमें दिया हुआ था म्यूजिक कंपोजर, उसमें दिया था फोटोग्राफर, उसमें दिया था आर्टिस्ट और लाइक। इन्होंने जो भी म्यूजिक कंपनी को या कोई भी प्रोड्यूसर को या लाइक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो ये पॉइंट पहले भी था। कौन जीएसटी पे करता है? सप्लायर। सप्लायर कौन है? जो म्यूजिक कंपोजर है, जो फोटोग्राफर है, जो आर्टिस्ट है। रेसिपिएंट कौन है? जो म्यूजिक कंपनी है। जो म्यूजिक कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या है? रेसिपिएंट है। तो अपन पहले कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, वो इज लायबल टू पे जीएसटी, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। सर अमेंडमेंट क्या है ये बताओ, बड़े ध्यान से देखना। एंट्री 9 के अंदर पहले जो पॉइंट कवर था उसके अंदर ऑथर भी कवर था, बड़े ध्यान से देखना। अब इस पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट जो हुआ वो ये हुआ कि यहां से ऑथर को आपने रिमूव कर दिया, अदर देन ऑथर। मींस जो एंट्री 9 पहले भी थी, एंट्री 9 अभी भी है, ओनली जो अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है वो ऑथर वाला पार्ट है, ऑथर को यहां से हटा दिया गया है। ऑथर के अलावा पहले वाला पॉइंट अब वाला पॉइंट दोनों सेम है। मीन्स यदि किसी भी म्यूजिक कंपोजर ने, फोटोग्राफर ने या आर्टिस्ट ने यदि कोई भी सर्विसेज, यदि किसी भी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो सप्लायर जो फोटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर है वो जीएसटी नहीं पे करेगा। जो रेसिपिएंट है दैट इज अ म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर दैट इज लायबल टू पे जीएसटी। ऑथर था पहले, यहाँ पे ऑथर को रिमूव करके बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं, अलग तरीके से कवर किया। एंट्री 9A के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कि यदि किसी ऑथर ने जो भी उसके राइट्स है, जो भी उसका कॉपीराइट है, उसने अपने कॉपीराइट को ट्रांसफर किया टू एनी प्रोड्यूसर, टू एनी पब्लिशर, तो यदि कोई ऑथर यदि अपने राइट यदि किसी पब्लिशर को देता है, उसने बोला मैंने अपनी कोई बुक लिखी है, मैं अपने सारे राइट आपको पब्लिशर को दे दिए, आप पब्लिश करो, जितनी बुक्स आपको सेल करनी है आप सेल करो। पहले रिवर्स चार्ज के अंदर कवर था, इन्होंने एंट्री 9A के अंदर कवर किया। अलग से रीजन ये है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। पहले बाय डिफॉल्ट ओनली रिवर्स चार्ज था, दोनों कंसेप्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ऑथर पहले भी रिवर्स चार्ज में था, अभी भी रिवर्स चार्ज में, लेकिन दोनों ऑप्शंस है। मींस यदि कोई ऑथर यदि किसी पब्लिशर को यदि राइट ट्रांसफर करता है तो ऑथर हैविंग टू ऑप्शंस, रिवर्स चार्ज में भी जा सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऑथर ने कोई राइट यदि किसी पब्लिशर को दिया तो अब तक ओनली एक ही कंसेप्ट था कि पब्लिशर इज लायबल टू पे जीएसटी। नाउ देयर आर टू कंसेप्ट। मींस ऑथर चाहे तो पब्लिशर जीएसटी पे करे और ऑथर खुद भी ऑप्ट कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंट्री 9 है। और एंट्री 9A के अंदर पर आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड ऑथर कैन चूज टू पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक ऑथर बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज में ही कवर था। जब भी कोई ऑथर किसी पब्लिशर को कोई राइट देता था, ओनली पब्लिशर इज लायबल टू पे जीएसटी, ओनली पब्लिशर ही जीएसटी पे करता था। अब
ऑथर चाहे तो खुद भी जीएसटी पे कर सकता है, पब्लिशर भी जीएसटी पे कर सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, किसको ऑप्शन दिया गया है? ऑथर को दिया गया है। एंड ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर खुद भी टैक्स पे कर सकता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट, जब मैं जीएसटी पे करूंगा तो पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, जब मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हुआ तो बाकी जो पर्सन है लायबल टू पे टैक्स, वो सारे प्रोविजंस मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। थर्ड पॉइंट, दिल मांगे मोर मोर, ऐसे ना करना कि एक बार यदि आपने कोई ऑप्शन ऑप्ट किया कि मैं जीएसटी पे करूंगा, मैं कौन? ऑथर। तो यदि ऑथर ने एक बार यदि ऑप्शन लिया कि मैं जीएसटी पे करूंगा, मैं जीएसटी पे करूंगा, तो ये नहीं कि 2 महीने ना ना भैया पब्लिशर जी आप ही पे करो, गलती हो गई मेरे से। नो, ऐसे ना करना। एक बार जो भी आपने ऑप्शन लिया पूरे ईयर कंटिन्यू रहेगा, बार बार ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता। सेल नॉट विड्रॉ द ऑप्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। पॉइंट नंबर 4, आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर, और ये डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको बताना पड़ेगा पब्लिशर जी नहीं, मैं जी कौन? ऑथर जी, मैं सप्लायर, मैं खुद जीएसटी पे करूंगा, ऐसा आपको स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और एक डिक्लेरेशन आपको और देना पड़ेगा कि जो भी आपके यहाँ इनवॉइस दिया जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म नंबर GST INV 1 टू द पब्लिशर। पब्लिशर को भी दिया जाएगा कि पब्लिशर जी आप जीएसटी ना पे करो, जो भी जीएसटी होगा मैं पे करूंगा। मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। और यदि ये सारी रिक्वायरमेंट यदि ऑथर फुलफिल यदि करता है तो ऑथर जीएसटी पे करेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज पहले भी था अभी भी ये पब्लिशर इज लायबल टू पे जीएसटी। यस, नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 2। एक इंपॉर्टेंट एंट्री इंसर्ट की गई और इंसर्ट करने के बाद उसे वापस से अमेंडमेंट भी कर दिया। तो हम दोनों पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या नया एंट्री इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें फर्दर क्या अमेंडमेंट आया। इन्होंने एक नया पॉइंट ऐड किया रिवर्स चार्ज के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, मतलब यहाँ पे सप्लायर कौन है? मोटर व्हीकल जो रेंट पे दे रहा है, और जिसने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया दैट इज अ रेसिपिएंट। यदि मिस्टर ए ने जो मोटर व्हीकल रेंट पे दिया या कोई भी कैब सर्विसेज है ABCDEFGSI, तो जो भी फॉर एग्जांपल पर्सन है उन्होंने अपने मोटर व्हीकल को रेंट पे दिया किसी पर्सन को, और वो जो पर्सन को मोटर व्हीकल रेंट पे दिया वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। सप्लायर कौन है? जो मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, मे बी इंडिविजुअल, मे बी HOM, मे बी पार्टनरशिप फर्म, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये बनाया गया कि अब तक क्या था? फॉरवर्ड चार्ज था। मतलब ये कि मेरा कोई मोटर व्हीकल है और यदि मोटर व्हीकल किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, आती को, मोटी कॉर्पोरेट बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, तो यदि किसी ने मोटर व्हीकल जेनपैक नाम सुना होगा, यदि जेनपैक हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा इंडस्ट्रीज हुई या एनी कंपनीज, तो यदि फॉर एग्जांपल कौन ABC किसी इंडिविजुअल ने या किसी पार्टनरशिप फर्म ने या HUF ने यदि मोटर व्हीकल रेंट पे दिया किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो सप्लायर कौन है? जो मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है, और जो जेनपैक्ट है जो मोटर व्हीकल रेंट पे ले रहा है वो क्या? रेसिपिएंट। तो अब तक क्या कंसेप्ट था? ऑब्वियसली नॉर्मली सप्लाई इज लायबल टू पे GST, तो कौन GST पे कर रहा था? सप्लायर। और सप्लायर कौन था? मोटर व्हीकल रेंट पे देने वाला। अब क्या अमेंडमेंट आया? इन्होंने एंट्री 15 नहीं इंट्रोड्यूस की और इन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया कि यदि कोई पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो या पार्टनरशिप हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा यदि कोई भी पर्सन यदि मोटर व्हीकल यदि रेंट पे दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो जो सप्लायर है वो GST नहीं पे करेगा। जो रेसिपिएंट है दैट इज अ जेनपैक, जो मैंने एग्जांपल लिया, या रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो जो भी रेसिपिएंट है जिसको आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, पेइंग द CGST एट द रेट 2.5% ऑन द रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। मीन्स वापस से रिपीट कर देते क्या कंसेप्ट है। इतना तो याद हो गया है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो है मोटर व्हीकल को रेंट पे देना, और मोटर व्हीकल को रेंट पे देने पर सप्लायर GST नहीं पे करेगा, रेसिपिएंट GST पे करेगा। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। और सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। एनी पर्सन मे बी इंडिविजुअल, मे बी HUF, मे बी पार्टनरशिप फर्म, बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर के लिए कुछ और पॉइंट भी है, एक बार सामने अपन पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? सप्लायर कौन? एनी पर्सन
other than a body corporate paying the CGST at the rate 2.5% on the renting of motor vehicles with the ITC only of input services in the same line of business. इसी पॉइंट में क्या ऐड हुआ, सेम पॉइंट है और इन्होंने इसमें क्या ऐड किया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी द पैसेंजर्स, वही वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, सेम पॉइंट है, कोई नहीं है। इसमें जो नया पॉइंट ऐड किया गया 31 दिसंबर 2019, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 तक के सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो पहले तो ये एंट्री 15 इंट्रोड्यूस की गई, इसमें इतना सा पॉइंट ऐड किया गया कि पहले था 2.5% CGST पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि क्या CGST पे करना है, इन्होंने इसमें ये ऐड किया डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग द CGST एट द रेट 6%। मतलब पहले बोला 5% आपको GST पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने बोला 12% GST आपने चार्ज नहीं किया हो। यदि 12% GST यदि आपने चार्ज नहीं किया हो तो जो सप्लायर है वो GST नहीं पे करेगा, जो रेसिपिएंट है वो GST पे करेगा। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब चैप्टर नंबर 1 वाले अपने अमेंडमेंट लिए थे तब भी मैंने बताया था कि यदि कोई सप्लायर है यानी सिक्योरिटीज कोई यदि उधारी पे दे रहा है किसी पर्सन को, तो यहाँ पे दो लोग हुए, सप्लायर हुआ लेंडर और जो बोर्ड हुआ क्या हुआ, रेसिपिएंट। तो ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था, सिक्योरिटीज को यदि आप लैंड पर देते हो, पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी, क्या ये सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो GST लाइबल होगा, और हमने यही बात की थी IGST आपका लाइबल होगा, आपको IGST पे करना पड़ेगा। और तभी मैंने ये बता दिया था, जो यहाँ भी मैंने कवर किया, वो इज लाइबल टू पे GST, एंट्री नंबर 16 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, वो इज लाइबल टू पे GST, सप्लायर लेंडर जो सिक्योरिटीज को लैंड कर रहा है वो GST नहीं पे करेगा, GST कौन पे करेगा, जो रेसिपिएंट होगा। और ये कैसे होगा, एज पर सेबी स्कीम। तो सेबी की जो भी स्कीम एप्लीकेबल है उस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी सिक्योरिटीज को आपने लैंड किया सप्लायर ने रेसिपिएंट बोर्ड को, तो जो रेसिपिएंट बोर्ड होगा वो GST पे करने के लिए लाइबल होगा। नाउ वी कम टू द ई-वे बिल। ई-वे बिल के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया और ये 2 नंबर का 3 नंबर का आ सकता है। मतलब जो अमेंडमेंट आया वो बहुत माइनर सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मतलब ये कि ई-वे बिल में जो अमेंडमेंट है वो है रिगार्डिंग विद द टाइम पीरियड वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल। मतलब ये कि जो ई-वे बिल एक बार आपने जनरेट किया हो कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होगा। ये जो प्रोविजन आप देख रहे हो रूल नंबर 130 है, सब रूल नंबर 10, ये पहले भी एप्लीकेबल था अभी भी, पर माइनर चेंजेस है। लेकिन वो अमेंडमेंट क्या है, उस अमेंडमेंट को बताने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने रूल नंबर 130 है, सब रूल नंबर 10 में पहले क्या पढ़ा था। जनरली ई-वे बिल का जो वैलिडिटी टाइम पीरियड आता है वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक तो आपकी डिस्टेंस और दूसरा डिपेंड करता है कि जो कार्गो है, जो आपका व्हीकल है, वो व्हीकल छोटा है बड़ा है, क्योंकि छोटा व्हीकल तेज चलता है, बड़ा यदि व्हीकल होगा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने अब तक ये कंसेप्ट पढ़ा था कि यदि आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ODC, ओवर डायमेंशनल कार्गो के द्वारा यदि कोई गुड्स यदि ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब तो 20 किलोमीटर पर डे था। ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब ये कि बड़ा कार्गो है, बड़ा व्हीकल है, बड़ा ट्रक है, तो ये ट्रक बहुत बड़ा है तो डिस्टेंस कंज्यूम करने में टाइम लगेगा। तो उसमें क्या था 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आपका क्या होगा, ई-वे बिल वैलिड रहेगा। और यदि अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 100 किलोमीटर पर डे की अपन ने बात की थी, 100 किलोमीटर पर डे। अब इन्होंने रूल नंबर 130 है, सब रूल नंबर 10 के अंदर क्या अमेंडमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज यदि पानी के थ्रू यदि वाटर के अंदर यदि आपका कोई भी गुड्स यदि ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली रोड पे आपकी स्पीड, रोड पे स्पीड और वाटर के केस में स्पीड, सर रोड पे स्पीड बन सकती है, वाटर के केस में आपकी स्पीड कम होगी। आई रिपीट द पॉइंट, रोड के केस में आप स्पीड बना सकते हो, वाटर के केस में स्पीड कम रहती है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो ओवर डायमेंशनल कार्गो, याद करने का बेस्ट तरीका याद हो गया कि जो ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए जो आपका वैलिडिटी टाइम पीरियड है 20 किलोमीटर पर डे, वही कंसेप्ट आपको ऐड करना है, इफ एनी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप। तो यदि मल्टी, इन्होंने एक नेम दिया मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर कवर कर दिया, इन दोनों को। वन इज जो पहले भी था ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए भी 20 किलोमीटर पर डे था और उसी के साथ इन्होंने क्या कर दिया, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग मतलब एक
वाटर के थ्रू इन्वॉल्व होना चाहिए। यदि आपने कोई भी गुड्स, यदि फॉर एग्जांपल जयपुर से दिया तो जयपुर से गुड्स अपना कहाँ गया, ये जयपुर है, जयपुर से गुड्स मैंने कहाँ दिया, फॉर एग्जांपल केरल दिया, केरल के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे पोर्ट हैं, तो फॉर एग्जांपल केरल से पोर्ट 1 पे गया एंड देन दूसरे पोर्ट 2 में गया, तो एटलीस्ट 1 इनवर्ड ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो उस केस में क्या होगा, जो लिमिट होगा 20 किलोमीटर्स होगा, 20 किलोमीटर्स 1 डे, देन एवरी 20 किलोमीटर्स के हिसाब से आपका 1 डे एडिशनल होगा। और अदर देन जो आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है, अदर देन मल्टी मॉडल शिपमेंट है, उसके लिए वही पुराना लिमिट एप्लीकेबल होगा जो पहले भी था, दैट वाज 100 किलोमीटर्स, और अबाउट द 100 किलोमीटर्स दैट इज पर डे 100 किलोमीटर्स, मतलब जो मैंने पहले भी बात की थी कि 100 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से आपका क्या होगा, टाइम पीरियड मिलता रहेगा। इट इज अ वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। अभी हमने बात की कि जो ई-वे बिल है वो कितने पीरियड के लिए वैलिड होगा। इसमें रूल नंबर 130 है, सब रूल नंबर 10 के अंदर एक पॉइंट और ऐड किया गया, वो ये है कि जब ई-वे बिल एक्सपायर होगा उसके 8 आवर्स के अंदर ई-वे बिल आपका क्या हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है। अब हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, इज अबाउट एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन जनरली सीएस के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता और इसमें लर्न करने का भी बहुत होता है, लेकिन एक बार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस है वो एक बार देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आया है। जो फर्स्ट एंड सेकेंड अमेंडमेंट है वो बड़ा लॉजिकल और बड़ा ईजी है। वो क्या अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी, वो पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹20 लाख और 10 लाख। यदि आपने किसी बिजनेस एंटिटी को 20 लाख या 10 लाख जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है, उनको यदि आपने सर्विसेज यदि प्रोवाइड की, तो रेसिपिएंट, तो उसमें क्या था, उसमें कंसेप्ट ये था कि ये क्या है, एग्जम्प्टेड है। क्या ये एग्जम्प्टेड है? 20 लाख और 10 लाख का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि पहला कंसेप्ट तो ये कि रिवर चार्ज के अंदर कवर्ड है, मतलब ये कि यदि टैक्सेबल हुआ तो रिवर चार्ज एप्लीकेबल होगा। दूसरा कंसेप्ट ये कि कहाँ तक ये एग्जम्प्ट है, ये 20 लाख 10 लाख का लिमिट ये था कि स्टार्टिंग में जब हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था 2 ही लिमिट एप्लीकेबल थी, 20 लाख और 10 लाख, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर बहुत अमेंड हो गए, किसी के लिए 20 लाख की लिमिट है, किसी के लिए 10 लाख की लिमिट है, एक और लिमिट इंट्रोड्यूस हो गई 40 लाख। तो इसलिए लॉ मेकर ने क्या बोला, हम 20 और 10 की बात नहीं करेंगे, मतलब ये जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना तब तक आपका जीएसटी का लायबिलिटी भी आपका राइज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने यदि उन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी जिन बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख 10 लाख या 40 लाख में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती जिन बिजनेस एंटिटी पे, तो ये जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है बिजनेस एंटिटी को, ये क्या होगी, एग्जम्प्टेड। इसी पॉइंट के अंदर ऐसा ही पॉइंट दिया हुआ है, ये एग्जाम्पशन भी पहले थी, यहाँ भी वही अमेंडमेंट हुआ जो अपने पॉइंट नंबर 1 के अंदर बात की कि 20 लाख 10 लाख का लिमिट था, अब 40 लाख का लिमिट भी आ गया, तो अमेंडमेंट वही सेम अमेंडमेंट है। क्या कि जब तक आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, इसका मतलब वो बिजनेस एंटिटी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 लाख 10 लाख या 40 लाख से ऊपर नहीं जाता, तो देन ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ये क्या होगी, एग्जम्प्टेड। और पॉइंट नंबर 2 में कवर्ड है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पार्टनरशिप फर्म, सीनियर एडवोकेट, पहले भी कवर्ड था, अभी भी कवर्ड है। ओनली अमेंडमेंट क्या हुआ, पहले सिर्फ 2 लिमिट की बात की जा रही थी बिजनेस एंटिटी के लिए, 20 लाख और 10 लाख। एक्चुअली ये अपनी अमेंडमेंट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अमेंडमेंट वाला जो पार्ट कवर्ड है वो ओनली इतना सा है कि पहले 20 लाख और 10 लाख बिजनेस एंटिटी के लिए बोला जाता था, अब रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी लिमिट हो गई है, इसलिए इन्होंने बोला कि बार बार अमाउंट की बात नहीं करेंगे। यदि उन बिजनेस एंटिटी को यदि रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं, उनको जीएसटी पे करना ही नहीं है, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी दैट विल बी एग्जम्प्टेड। इन सर्विसेज पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा ना। जो थर्ड है वो बहुत माइनर अमेंडमेंट है, ये पॉइंट पहले भी था, इसलिए मैंने अर्लियर एंड नाउ करके बहुत क्लियरली मेंशन किया। यदि किसी होटल्स के द्वारा यदि कोई सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती थी फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेज के लिए, और यदि वहाँ का रेंटल्स होता था 1000 रुपीज़ पर डे था, बड़े ध्यान से पढ़ना, पहले क्या था, लेस देन 1000 रुपीज़ पर डे। लेस देन मतलब ये कि यदि रेंटल कोई चार्ज किया जाता था 1000 रुपीज़ पर डे से कम, तो सर्विसेज एग्जम्प्ट थी।
अब ओनली इतना अमेंडमेंट है कि इसका मतलब पहले क्या था, पहले ये होता था कि यदि 1000 और 1000 से ज़्यादा यदि होटल वाले ने रेंट ले लिया तो जीएसटी एप्लीकेबल था। अब क्या अमेंडमेंट हुआ, 1000 से कम तो पहले भी कवर था, 1000 पर डे को भी एग्जम्प्ट कर दिया। मतलब ये कि यदि होटल्स वाले या गेस्ट हाउस या कोई भी क्लब यदि जिनका फॉर एग्जांपल जो भी चार्जेस लिया जाता है फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, यदि वो अमाउंट कितना हो, अप टू रुपीज़ 1000, मतलब 1000 रुपये से कम तो पहले भी कवर था, 1000 रुपये को भी अब एग्जम्प्ट कर दिया। मतलब ये कि यदि अमाउंट 1000 रुपीज़ या उससे कम लिया जाएगा तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विसेज विल बी एक्सेप्टेड। नाउ वी कम टू द फोर्थ अमेंडमेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा फीफा नाम तो तुम लोगों ने सुना हुआ ही है, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 को प्रमोट करने के पर्पस के लिए। वैसे भी ये जो सब तुम लोगों को पता है, ये भी कोरोना की वजह से, फिर भी क्योंकि ये अमेंडमेंट बहुत पहले आया था 1 अक्टूबर 2019 में, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 इन्होंने एक एंट्री इंसर्ट की थी, दैट वाज यदि कोई भी सर्विसेज यदि फीफा को यदि प्रोवाइड की जाती है या ली जाती है, फीफा को दी जाती है, ली जाती है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा रिलेटेड टू अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, उनकी रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होगी दैट विल बी एग्जम्प्टेड। इसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि ये जो वर्ल्ड कप 2020 दैट विल बी होस्टेड इन इंडिया, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी सर्विसेज होगी वो एग्जम्प्ट होगी। और इसे पॉइंट नंबर 4 के लिए एक और पॉइंट नंबर 5 इंसर्ट किया गया। वहाँ पे क्या था, फीफा अंडर 17 के लिए फीफा ने जो भी सर्विसेज दी और जो भी सर्विसेज ली, पॉइंट नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि जब ये इवेंट इंडिया में होगा तो राइट टू एडमिशन भी होगा। मीन्स वर्ल्ड कप देखने के लिए लोग आएंगे तो टिकट चार्जेस लिया जाएगा, तो ये जो चार्जेस या जो भी राइट टू एडमिशन का जो भी अमाउंट होगा ये भी क्या है, एग्जम्प्टेड है फॉर द पर्पस ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। नाउ वी कम टू द इंटरमीडिएट सर्विसेज, लास्ट एग्जम्पशन। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यदि आपका सप्लायर यदि आउटसाइड इंडिया है और यदि आपका रेसिपिएंट भी इंडिया के बाहर है, तो इंटरमीडियरी ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड की वो इंटरमीडियरी की जो सर्विसेज है दैट विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन भैया उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स 5 इयर्स के लिए मेंटेन करने होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या मेंटेन करने होंगे उसकी एक लिस्ट दी हुई है जो आपको एक बार रीड करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि जिन भी स्टूडेंट्स को जीएसटी के अमेंडमेंट नोट्स चाहिए तो वो मेल कर सकते हैं chinmaytutorials@jaipur@gmail.com और व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर को 9929277130। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।